क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग सब? एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर के बारे में, जिसे लिखा है अशोका मित्र ने, जो कि एक तमिल राइटर हैं और जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। जेमिनी स्टूडियो जिसको चेन्नई में 1940 में स्थापित किया गया, जिसका फाउंडर एस वासन है। उस समय 1940 के दौरान जेमिनी स्टूडियो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था और हमारे राइटर अशोका मित्रन वहीं पे काम किया करते थे। तो उतने सालों की जो यादें थी ना उनकी वहाँ की, उन्होंने एक बुक माई ईयर्स विद बॉस में उसको लिख दिया और उसी का एक छोटा सा पार्ट आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक कोई खाने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक मेकअप ब्रांड का नाम है, जो कि उस समय में जेमिनी स्टूडियो में ट्रकों में भर भर के आया करता था। उस समय के फेमस एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर और वैजंती माला ने तो इसका यूज भी किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री ने तो शायद ही इसका नाम सुना होगा, क्योंकि उस टाइम तक ये बंद हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि जेमिनी स्टूडियो रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों के अस्तबल के ऊपर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के शहर में दर्जनों बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो कि उसका निवास बताया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने छोटे से जीवन में बहुत से असंभव युद्ध लड़े और जीत लिए, और जहाँ जहाँ भी अपना युद्ध जीता वहाँ पे कब्जा कर लिया। उसने मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के सेंट मैरी चर्च में एक लड़की से शादी भी कर ली, और इसके अलावा उसने काफी घुमकड़ी की, मतलब वो भारत के दूर दराज इलाकों में घुमा करता था। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था ना, वो किसी बाल काटने वाले सैलून से कम नहीं था। दर्जनों बड़े बड़े शीशों के चारों ओर बल्ब लगाई हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो सैलून में बैठे हो। बल्ब से आती हुई चमचमाती रोशनी और गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती थी। मतलब तुम सोच सकते हो कि जो कोई भी मेकअप कराता होगा वो कितना परेशान हो जाता होगा। चारों तरफ बस चमचमाता हुआ बल्ब लगा होता था। मेकअप डिपार्टमेंट का जो सबसे पहला हेड था वो एक बंगाली था, लेकिन वो बाद में चलकर बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो उसने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया। फिर बाद में एक महाराष्ट्रियन आया जो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना। उसकी सहायता एक आंध्रा जिसका नाम धारवाड़ कनाडी का था वो करता था, और एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन करता था। बाकी वहाँ के कुछ लोकल तमिल्स भी थे। ये सब मिलके जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट संभालते थे। मतलब जेमिनी स्टूडियो में अलग अलग डिपार्टमेंट था। मेकअप डिपार्टमेंट अलग था, फिल्म डिपार्टमेंट अलग था, पोएट लोगों का एक अलग डिपार्टमेंट था। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वो इन लोगों के द्वारा संभाला जाता था। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर राष्ट्रीय एकता थी, यानी कि अलग अलग समाज के लोग मिल के काम करते थे। वहाँ पर एकता थी सब में। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे तो बाद में जाके प्रोग्राम चलाया गया नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि लोगों को राष्ट्रीय एकता का पाठ तो बाद में पढ़ाया गया, लेकिन उससे भी पहले जेमिनी स्टूडियो में इस चीज को फॉलो किया जाता था। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वो राष्ट्रीय एकता का जीता जागता सबूत था, क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्रियन, क्रिश्चियन, तमिल सब मिल के काम कर रहे थे। मेकअप करने वाले जो लोग थे ना, वो अच्छी खासी शकल सूरत वाले लोग को भी बदसूरत बना देते थे। ट्रकों में जो पैनकेक्स आते थे उसका और अलग अलग प्रकार के पोषण और लोशन लगा के लोगों को बदसूरत बना देते थे। एकदम राक्षस की तरह मुंह पे मेकअप चपोत देते थे, क्योंकि उस समय ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग जो है वो अंदर ही होती थी, चार दीवारी में। केवल 5% ही ऐसी मूवी हुआ करती थी जो बाहर आउटडोर में शूट हुआ करता था। अब अंदर शूट हुआ करता था तो काफी अंधेरा हुआ करता था, इसीलिए काफी सारी लाइटें लगाई जाती थी, मेकअप किया जाता था, और किसी भी इंसान के ऊपर इतना मेकअप चपोत देते थे कि वो एकदम भूत दिखने लगता था। और एक आज का जमाना है, मेकअप नहीं लगाएगी तो भूत दिखेगी। मेकअप डिपार्टमेंट में ऊंच नीच कर्म का बड़ी कठोरता से पालन होता था, यानी कि जो मुख्य मेकअप मैन है, चीफ मेकअप मैन है, वो बस चीफ एक्टर और एक्ट्रेस का ही मेकअप करता था, और जो सीनियर असिस्टेंट थे वो साइड हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे, और जो जूनियर असिस्टेंट थे वो कॉमेडियन का करते थे, और जो बाकी भीड़ का मेकअप करता था, क्राउड का मेकअप करता था, उसको ऑफिस बॉय बोला जाता था। जिस दिन भीड़ का शूटिंग होता था उस दिन एक बड़ा सा बर्तन में पेंट को घोला जाता था और सारे लोगों के मुंह पे थोप दिया जाता था। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े से बाल्टी में पेंट घोल के और दीवार पे पोत रहे हैं। ये जो ऑफिस बॉय था ना, ये कोई बॉय नहीं था, कोई लड़का नहीं था 18-20 साल का, बल्कि 40 साल का बुढ़ा था, जो कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत समय पहले आया था, ये उम्मीद लेकर कि कोई बड़ा स्टार तो बन ही जाएगा। स्टार नहीं तो बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर बन जाएगा, कुछ नहीं तो डायरेक्टर या लेखक तो बन ही जाएगा। लेकिन बेचारा एक ऑफिस बॉय बन के रह गया, जो कि बस छोटा मोटा शायर था। उन दिनों मैं एक छोटे से कमरे में फ्रेंच विंडो के पास बैठ के न्यूज़पेपर के क्लिप्स काटा करता था और उसको फाइल में स्टोर करता था। उस समय तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये जो खिड़की है इसको फ्रेंच विंडो बोलते हैं। मैं बस अपने डेस्क पे बैठ के दिन रात पेपर को फाड़ा करता था और फाइल में स्टोर करता था। सबको लगता था कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे बॉस को भी यही लगता होगा। तो अगर किसी को भी मुझसे कुछ काम कराना होता था तो वो मेरे छोटे से कमरे में आ जाता था और मुझ पर रोब जमाते हुए काम थमा देता था। सबको लगता था कि मैं बस फोकट बैठा रहता हूँ, और मेरे ही कमरे में वो ऑफिस बॉय रहता था, जो शायरी सुना सुना के मुझे एकदम पका देता था। वो मुझे अपने बारे में बताता था कि कैसे एक महान साहित्यिक प्रतिभा को वहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान की यहाँ पर कोई कदर ही नहीं है, और मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आज कैसे भी क्राउड की शूटिंग हो, क्योंकि अगर क्राउड की शूटिंग होगी तो ये ऑफिस बॉय जाके उनका मेकअप करेगा और मुझे इस पकाऊ इंसान से मुक्ति मिल जाएगा। ये ऑफिस बॉय अपने सारे दुख, अपमान और अवहेलना का कारण बस एक इंसान को मानता था, जो कि था कोठामंगलम सुब्बू। ये जेमिनी स्टूडियो के नंबर 2 पे आता था। बॉस के बाद इसकी ही जगह थी।
सुब्बू का फिल्मों में प्रवेश ऑफिस बॉय के जैसे ही हुआ था। उसे अवश्य ही कठोर समय का सामना करना पड़ा होगा, स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी तो उस समय ना तो कोई प्रॉपर ढंग से फिल्म निर्माता कंपनी थी और ना ही कोई स्टूडियो था। पढ़ाई लिखाई में भी वो ऑफिस बॉय से नीचे ही था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण उसे अवश्य ही अधिक धनवान परिस्थितियां और व्यक्तियों से संपर्क मिला होगा। वो हमेशा खुश रहता था, हालांकि उसने फ्लॉप फिल्म्स भी दी, बट उसके बावजूद भी वो खुश रहता था। दूसरों लोगों के लिए काम करता था, खुद के लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन दूसरों लोगों के लिए करता था और इसीलिए सब लोग उसको पसंद करते थे। वो फिल्म के लिए विशेष रूप से बना था। कई बार तो डायरेक्टर से अच्छी डायरेक्टरी कर देता था। अगर कोई भी सीन शूट करने में डायरेक्टर को प्रॉब्लम आता था तो वो सुब्बू के पास जाते थे और सुब्बू उनको 1 मिनट में 4 तरीके बता देता था। और अगर डायरेक्टर को उन चारों में से कोई पसंद नहीं आता था तो फिर थोड़े ही देर में 14 अलग अलग प्रकार के तुमको सीन बता देता था कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। जैसे मान लो डायरेक्टर को एक सीन शूट करना है कि पानी के नीचे चूहा जो है बाघिन से लड़ता है और उसको मार देता है, पर वो चूहा बाघिन के बच्चों पे तरस खाता है और प्यार से उनकी देखभाल करता है। लेकिन डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीन वो कैसे शूट करे, तो सुब्बू 4 अलग अलग तरीके बताएगा जिनसे चूहा शिकारी के बच्चे पर प्यार लुटा सकता है। लेकिन अगर फिर भी डायरेक्टर को लगता है कि ये कुछ उतना खास नहीं है तो वो 1 मिनट के अंदर 14 अलग अलग प्रकार के विकल्प दे देगा। मतलब 14 अलग अलग तरीका बता देगा कि ऐसे शूट करो, ऐसे शूट करो, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, और डायरेक्टर खुश हो जाता था। सुब्बू जैसे आदमी के पास होने पे फिल्म बनाना बहुत ही इजी हो जाता था। जब जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन ईयर चल रहा था तो वो सुब्बू ही था जिसने उसको सही डायरेक्शन दिया और डेफिनेशन दिया। एक कवि के रूप में सुब्बू की अलग पहचान थी। हालांकि वो काफी कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म लिखने के लिए कैपेबल था, लेकिन जानबूझकर वो अपनी कविताएं बहुत ही सामान्य जन तक संबोधित करता था। मतलब ऐसा लिखता था कि आम लोग आराम से समझ जाए। फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को बहुत ही कम महत्वपूर्ण और बौना कर दिया। एज ए एक्टर वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। लेकिन जो उनको वास्तव में चाहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो बहुत ही अच्छा लोकगीत और कथाएं लिखते हैं। जैसे कि उन्होंने एक नोवेल लिखा था थिलाना मोहनाम्बल, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने लगभग 1 दर्जन कैरेक्टर डाले थे। 20वीं शताब्दी की देवदासियों की मानसिक स्थिति और तौर तरीकों को भी बहुत ही सफलतापूर्वक से उसमें लिखा गया था। सुब्बू एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता था। हालांकि उसने कभी भी कोई लीड रोल के लिए इच्छा नहीं जताई। जो भी रोल उसको मिला उसने बहुत ही शिद्दत से किया। वो इतना बेहतरीन करता था कि मेन एक्टर को भी पीछे छोड़ देता था। वो मन का बड़ा सच्चा था। आप सुब्बू को हर समय मालिक के साथ ही देख सकते थे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में उसको स्टोरी डिपार्टमेंट में रखा गया था, जिसमें एक वकील, कई सारे लेखक और कवियों का एक समूह था। वैसे तो वकील को एक लीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता है, लेकिन स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर जो वकील था उसने लीगल काम कम और इलीगल काम बहुत ज्यादा कर दिया था। एक समय की बात है, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हुआ करती थी जो कि काफी गुस्सैल थी। एक बार वो सेट के ऊपर भड़क गई तो वकील ने कहा कि 1 मिनट के लिए रुकिए, और उसने उसकी रिकॉर्ड की हुई सारी बातें उसको सुना दी। वो गांव की लड़की इन सारे ब्लैकमेल करने वाली चीजों से अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है। वो उस आतंक से कभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाई जो उस दिन उसने अनुभव किया था। अनजाने में वकील ने उसको बहुत दुख पहुंचाया और उसकी एक्टिंग करियर बर्बाद कर दी। इस स्टोरी डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति खादी का धोती और कुर्ता पहनता था, लेकिन ये अकेला था जो टाई बेल्ट और कोट पहनता था। ज्यादातर ये अकेला और लाचार था। सपने देखने वाले लोगों के बीच में रहता था जो गांधीवादी और खादीवादी के बारे में बातें करते थे। बॉस के नजदीकी अन्य बहुत सारे लोगों की तरह उसे भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिल गया। हालांकि उसने काफी सारे रॉ स्टॉक्स और मेकअप सामान को इस पे खर्च किया, लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं। और फिर एक दिन बॉस ने इस स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। शायद मानव इतिहास में ये पहली घटना थी जिसमें किसी वकील को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि यार स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया और जितने भी राइटर और पोएट्स थे उन सबको घर भेज दिया गया, और उसमें वकील भी था, इसलिए वकील की भी नौकरी चली गई। जेमिनी स्टूडियो कवियों का एक मनपसंद अड्डा था, क्योंकि वहाँ के मेस में बहुत ही अच्छी कॉफी मिलती थी। दिन हो या रात कभी भी मिल जाती थी। इसीलिए एसटीएस योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये सारे लोग कॉफी पे चर्चा करते थे और कांग्रेस राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाए इस पे चर्चा करते थे। ये उन लोगों के लिए एक संतोषजनक मनोरंजक हुआ करता था। ऑफिस बॉय और 2 क्लर्कों को छोड़ के हर किसी के पास फुर्सत हुआ करती थी। उसमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे और गांधी की पूजा करते थे, लेकिन गांधी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचारों में उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वे सभी कम्युनिज्म शब्द के विरोधी थे, और जो लोग कम्युनिज्म में बिलीव करते थे उसको कम्युनिस्ट कहा जाता था। उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि कम्युनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से नहीं डरते हैं और न ही किसी के प्रति प्यार रखते हैं, बस मार काट इन सब में बिलीव करते हैं।
मासूम लोगों को भड़काना, अपने ही माँ बाप को, बच्चों को, इन सबको मार देना, ये सब काम करते थे। ऐसा मानते थे उस समय के लोग, और ये सारी बातें भी जेमिनी स्टूडियो के कवियों तक पहुंची। हालांकि मैंने तुमको पहले ही बताया कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, उनका काम था फिल्म बनाना और वो लोग वही करते थे। सन 1952 के किसी समय में जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी आई मद्रास, जिसमें 200 से ज्यादा लोग थे, तो जेमिनी स्टूडियो से अच्छा स्वागत उनका किसी ने नहीं किया। किसी ने कहा कि ये इंटरनेशनल सर्कस ग्रुप के लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग सर्कस के लोग नहीं थे, ना तो इनको सर्कस की कला आती थी और ना ही जानवरों को नचाने आता था। लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 2 नाटक किए, जोथम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर, जिसके मद्रास में न जाने कितने ही शो हुए। शहर के बाकी लोगों के साथ साथ जेमिनी स्टूडियो के लोगों को मिला के लगभग 600 लोगों ने इस प्ले को बार बार देखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हालांकि इस प्ले का मैसेज बहुत ही साधारण था, लेकिन लोगों को इसके सेट और कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। जो भी कॉस्ट्यूम्स इसमें पहना गया था और जो भी दर्शाया गया था स्क्रीन पे, वो सब बहुत ही बेहतरीन था। मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी इससे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई। कुछ सालों तक जोथम वैली की तरह सारे तमिल नाटकों में सनराइज और सनसेट दिखाया गया, जिसमें खाली मंच होता था और बैकग्राउंड में एक सफेद पर्दा होता था और बांसुरी की धुन बजाई जाती थी। कुछ साल बीतने के बाद मुझे पता चला कि MRA मोरल रीअर्मामेंट इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विरोध में एक प्रकार का आंदोलन था और मिस्टर वासन जैसे बड़े बड़े लोग इनके हाथों का खिलौना बन गए। खैर, कुछ भी हो, MRA हो या ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, कम से कम 20 राष्ट्रों से आए सभी प्रकार के रंग और आकार के लगभग 200 लोगों के साथ जेमिनी स्टूडियो के स्टाफों का अच्छा समय बीता। मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय द्वारा भीड़ पर मेकअप की मोटी मोटी परतें लगाने पर एक चेंज आया। कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े लोगों का टेलीफोन बजा। एक बार फिर से जेमिनी स्टूडियो में कोई मेहमान आने वाला था, जिसके स्वागत के लिए हमने एक पूरी शूटिंग मंच खाली की। उन्होंने बस इतना कहा था कि इंग्लैंड का कोई कवि आ रहा है। सीधे साधे जेमिनी स्टूडियो के कर्मचारी इंग्लैंड के बस कुछ गिने चुने कवियों का नाम ही जानते थे। वो थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, और कुछ पढ़े लिखे लोग किट्स, सैली और बायरन जैसे कवियों का नाम भी जानते थे, और शायद 1 या 2 ने इलियट का नाम सुना होगा। अब सवाल ये उठता है कि जेमिनी स्टूडियो में जो कवि आ रहा था वो कौन था? जो आ रहा था वो कोई कवि नहीं था, बल्कि एडिटर था, और यही कारण था कि हमारे बॉस उसके लिए इतना बड़ा स्वागत समारोह कर रहे थे, क्योंकि हमारे बॉस वासन भी एक लोकप्रिय तमिल वीकली आनंद विकाटन के एक एडिटर थे। वो मद्रास में जानने वाले किसी भी ब्रिटिश पब्लिशर का एडिटर नहीं था, और न ही शायद द मैनचेस्टर गार्डियन का और न ही लंदन टाइम्स का था। शायद वो कोई दैनिक का एडिटर होगा। हम में से सबसे ज्यादा सूचना जिसके पास थी वो बस इतनी ही थी कि न तो वो किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन का एडिटर था, न ही मैनचेस्टर गार्डियन का और न ही लंदन टाइम्स का। तो आखिर ये था कौन जिसके लिए इतनी धूमधाम से स्वागत की तैयारी की जा रही थी? आखिरकार 4 बजे वो लंबा चौड़ा इंसान अंग्रेजी बोलने वाला अपनी गंभीर सी शक्ल लेके आया, जो हम सब के लिए अनजान था। फिर बॉस ने एक लंबा भाषण दिया, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि उनको भी उस एडिटर के बारे में कुछ खास पता नहीं था। भाषण काफी नॉर्मल था, जिसमें जहां तहां स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्द भरे हुए थे। उसके बाद उस अंग्रेजी एडिटर ने भाषण दिया। माँ कसम, हम लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। हम में से किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि वो किस विषय पे बात कर रहा है, क्योंकि उसके बोलने का एक्सेंट हम जैसे भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा था। उसने क्या बोला, वो क्यों आया था, ये सब बस एक अनसुलझा हुआ रहस्य बना रह गया। कुछ दिन बाद द हिंदू न्यूज ने अपने पेपर के कॉर्नर में एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश किया, जिसमें लिखा हुआ था कि द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश मैगजीन द्वारा एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैंने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का सोचा, लेकिन उससे पहले मैं उस मैगजीन के बारे में कुछ जानना चाहता था। मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया, जहां मुझे एनकाउंटर्स की बहुत सारी कॉपियां पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब एडिटर का नाम पढ़ा तो मैं एकदम भौचक्का रह गया। अरे, ये तो वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो में एक बार आया था, वही जिसका भाषण हम लोगों को समझ में नहीं आया था। ये ओहे अंग्रेजी दत्तचिरवा है। मुझे लगा जैसे मेरे बड़े दिनों से खोया हुआ भाई मिल गया। लिफाफा बंद करते हुए और उस पे उसका पता लिखते हुए मैं गा रहा था। मुझे लगा शायद ठीक उसी समय वो भी गा रहा होगा, जैसे फिल्म उली में नहीं होता है कि खोया हुआ भाई जो है वो गाना गाते हुए ढूंढ लेता है एक दूसरे को। ठीक उसी तरीके से हमारे ऑथर को भी लग रहा था कि मैं गाना गा रहा हूँ तो कहीं वो भी गाना गा रहा होगा। स्टीफन स्पेंडर, यही उसका नाम था। सालों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था, तब मेरे पास बहुत समय था, लेकिन पैसा नहीं था। जहां भी मुझे डिस्काउंटेड प्राइस वाला सामान दिखता, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा हुआ था। हर किताबें केवल 50 पैसे में मिल रही थी। दरअसल वो सब एक ओरिजिनल अमेरिकन पेपरबैक का कॉपी था। ये सारी किताबें रशियन रेवोल्यूशन के 50वें एनिवर्सरी पे सस्ती मिल रही थी, और एक बुक जिसका नाम द गॉड दैट फेल्ड है वो उठा लिया, जिसमें 6 प्रमुख विद्वानों ने 6 अलग अलग निबंधों में कम्युनिज्म के अंदर अपनी यात्रा और ज्ञान प्राप्ति के बाद वापसी का वर्णन किया था। एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइड, इग्नेजियो सिलोन, ऑथर कोएस्टलर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर?
अरे ये तो वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। अचानक ही वो किताब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना अब एक रहस्य नहीं रह गया था। जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर की कविता से चाहे कुछ लेना देना हो या न हो, लेकिन उसके इस ईश्वर से तो था जो असफल हो गया था। यानी कि वो इस बुक की बात कर रहे हैं जो अभी अभी उन्होंने खरीदा है, जिसका क्या नाम था, द गॉड दैट फेल्ड, वो भगवान जो असफल हो गया। हाँ, तो फाइनली तुम्हारा ये चैप्टर जो है यार खत्म हो गया। बहुत ही खतरनाक चैप्टर था यार, ये रिकॉर्ड करने में मेरी हालत खराब हो गई।